मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में बायोलॉजी का क्लास 3 वीडियो देखेंगे और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। यानी कि कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो ओ वर्णी लवक है ना। ओ वर्णी लवक जो है स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह करता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांग यानी कि लवक यानी प्लास्टिड्स के 3 प्रकार होते हैं। जो लवक है 3 प्रकार का होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक है ना। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। अवर्णी लवक मतलब क्या होता है? अवर्णी मतलब कि उसमें कलर नहीं होगा ना, रंगहीन होगा। और क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है वर्णी लवक यानी जिसमें रंग होता है। और क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक है ना। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक ये होता है, ठीक है। इनमें से ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ये ल्यूकोप्लास्ट जो है अथवा ओ वर्णी लवक 3 प्रकार के खाद्य सामग्री स्टार्च, प्रोटीन और सेल यानी तेल जो होता है वसा कणिकाओं का संग्रह करता है। यानी कि कौन सा लवक? तो ल्यूकोप्लास्ट यानी कि ओ वर्णी लवक जो होता है ये प्रोटीन और स्टार्च और वसा कणिकाओं का संग्रहण करता है, ठीक है। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो सूर्य के प्रकाश से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रह कौन करेगा? तो ये करेगा ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पौधे में ये जो स्टार्च है ना, यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है, ठीक है। यही पूछे कि मानव अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। ये दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है और मनुष्य जो है अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? मतलब इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है कहाँ मालूम? ये पाया जाता है पत्तियों और प्ररोहों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार की कोशिका पत्तियों और प्ररोहों में पाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको बता दिए कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इसी तरह एक और नाम है रॉबर्ट कोच जो कि टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। वायुतक कोशिकाएँ यानी कि एरेंकाइमा सेल्स डैश में पाई जाती है। तो ये किस में पाया जाता है? वायुतक कोशिकाएँ यानी एरेंकाइमा सेल्स किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ये पाया जाता है जलकुंभी में है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी में पाया जाता है। वायुतक कोशिकाएं यानी एरेंकाइमा सेल्स जलीय पौधों जैसे कि जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में पाई जाती है। ऐसे पौधे जिनमें बड़े आकार के अंतर कोशिका अवकाश यानी कि गैप होता है तथा उनमें वायु भरी रहती है, जिसके कारण पादप हल्का बना रहता है और पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहता है। उन्हें वायुतक कहते हैं ना। और इन वायुतक को वायुकोष्ठ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक यानी कि अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि स्टार्च और क्या था वसा और तेल का जो संग्रहण करता है ये था ल्यूकोप्लास्ट ने जो कि अवर्णी लवक, ठीक है। स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन
यहाँ पर पढ़ती फिर से देखिए, रंगहीन लवक जो कि ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग है। एपिकोप्लास्ट आवश्यक चयापचय कार्यों वाला एक प्लास्टिड है जो द्वितीयक एंडोसिम्बायोसिस के माध्यम से विकसित हुआ है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों और कुछ पत्तियों और जड़ों में कैरोटीनाइड वर्णक के संश्लेषण और भंडारण में कार्य करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे का एक कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को अपेक्षाकृत अस्थिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरित लवक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो ये कहाँ होगा? प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्लबन, इन फोल्डिंग में, है ना, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्लबन में। ठीक है, इसका डिस्कशन समझते हैं कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्लबन में स्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश से बनी होती है। तो पादप कोशिका जो होता है, यानी कोशिका भित्ति जो होता है किसका? सेलुलोज का बना होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। और जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ पादप में होता है, जंतुओं में नहीं होता है। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतु की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज, है ना। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो हरित लवक, है ना, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। और जो पौधे का जो पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग करते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरित लवक एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधों में भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? देखिए, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो लोहा पाया जाता है ना, आयरन। ये भी ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व? लोहा पाया जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग हरा होता है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में ये लवक जो है ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। उसमें भी होता है जो 3 प्रकार का होता है लवक। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ये रंगीन लवक है। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन यानी कि लाल नारंगी रंग में वर्णक होते हैं। मिर्च या पाउडर टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगहीन प्लास्टिड होता है जो मुख्य रूप से पादप कोशिका में खाद्य संग्रहण जो कि प्रोटीन और लिपिड और ये स्टार्च ये सब का संग्रहण करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, जो कि ओ वर्णी लवक है ना। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो एंथोसाइनिन्स, है ना, एंथोसाइनिन होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है एंथोसाइनिन। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जो होता है जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जबकि हीमोसाइनिन जो होता है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ हीमोसाइनिन, ये रक्त को नीला बनाता है जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद है और ऑक्टोपस, मकड़ियों, केकड़ों और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये रक्त को लाल रंग बनाता है, सभी कशेरुकी तथा कुछ ओस कशेरुकी में पाया जाता है। हीमो इरेथ्रिन यह रक्त को गुलाबी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था? फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है? एंथोसाइनिन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है ना। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग वो पत्तियां हरी दिखाई देती है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है मैग्नीशियम। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल, है ना, ये पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है ना, आयरन। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है टिश्यू, है ना, उत्तक से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। ठीक है, जंतु उत्तक, है ना, जंतु उत्तक पहले पढ़ते हैं। एनिमल टिश्यूज, निम्न में से कौन सा उत्तक ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो है ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है ना। उपकला उत्तक, देखिए उपकला उत्तक को क्या बोला जाता है? एपिथेलियम। ठीक है, उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो पेशीय और संयोजी उत्तकों का संयोजन जो है मानव शरीर के संचलन यानी मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। देखिए, मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय उत्तकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशीय उत्तक पेशियों का निर्माण करते हैं, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। देखिए, ए में क्या है कि यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस उत्तक का पहचान कीजिए। तो वो उत्तक कौन सा होता है? तो वो होता है आपका अवकाशी उत्तक, है ना। ये देखिए एरियोलर
एरियोलर कहा जाता है ना, एरियोलर टिश्यू यानी कि अवकाशी ऊतक जो होता है ये अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और क्या कहता है यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। अवकाशी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू यानी अवकाशी ऊतक जो है यह ऊतक शरीर में अन्य संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है जो प्रायः अन्य ऊतकों को जोड़ने और उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। यह शरीर के प्रत्येक भाग जैसे त्वचा के नीचे, पेशियों के बीच में तथा पाचन नली आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है। रक्त भी संयोजी ऊतक है ना, रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। हड्डी भी संयोजी ऊतक है, ठीक है। देखिए हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऊतक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह होते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना है, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना है, ठीक है। अच्छा, हड्डी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर का कौन सा है? तो वो फीमर की हड्डी है, जांघ की हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो वो अस्टेपिज हड्डी जो कि कान में पाया जाता है, ठीक है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। और हड्डियों को जो मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक वो टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, वो वसा ऊतक पाया जाता है, ठीक है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो कि शरीर को इंसुलेशन प्रदान करने तथा मुख्य अंगों की रक्षा करने के लिए वसा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो वो है एरियोलर, है ना, जो अवकाशी ऊतक था। ये क्या है? ऊतक की मरम्मत में ये मदद करता है और खाली जगहों को ये भरता है, ठीक है। 122 का सी, है ना। एरियोलर ऊतक अंग के अंदर स्थित रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक जो है ये वसा संचायक ऊतक है। वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक। ये हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक एरियोलर और एक एडिपोज, ठीक है। एक है वसा ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक एरियोलर और एक है एडिपोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है ये बताना है। देखिए ऊतक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ठीक है। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। जंतु विज्ञान यानी एनिमल टिश्यू, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे उत्तक कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रक्त और हड्डियों डैश के उदाहरण है। रक्त और हड्डियों, तो देखिए रक्त और हड्डियों के बारे में हमें याद रखना क्या, ये संयोजी उत्तक है, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन संयोजी उत्तक है दोनों, रक्त और हड्डी ये संयोजी उत्तक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी उत्तक के उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथीलियम उत्तक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों से बनी होती है। नेक्स्ट है मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के दो उदाहरण, संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। तो संयोजी उत्तक क्या है? ये हड्डी जो है संयोजी उत्तक है। रक्त भी रहता तो संयोजी उत्तक होता। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक है? तो हड्डी संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है कि डैश एक संयोजी उत्तक है, तो रक्त और हड्डी ये दोनों क्या है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है रक्त डैश प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। तो रक्त कैसा है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है रक्त क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है ना। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में बार बार आते रहता है। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो संयोजी उत्तक है ना। हड्डी हो गया संयोजी उत्तक, रक्त भी हो गया संयोजी उत्तक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? मिटा हुआ हल्का सा कि परत डैश से बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना। पपड़ीदार उपकला यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम उपकला उत्तक अंगों की बाहरी पतली परत एवं आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करते हैं, है ना। ये चार प्रकार के जैसे घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, जिसमें इससे पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख और गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला उत्तकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो जांघ की हड्डी होता है फीमर। नेक्स्ट त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है? वसा होती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा उत्तक बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? तो पशु उत्तक नहीं है, देखिए ये पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक और तंत्रिका उत्तक ये सभी पशु उत्तक है, ठीक है। पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और उपकला उत्तक चारों पशु यानी जंतु उत्तक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जोड़कर उनमें वापसी संपर्क रखती है। तो क्या इसमें ऑप्शन एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है
डेस ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो सरल स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। ठीक है। कोशिकाओं में रक्त नलिका अवस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? तो त्वचा में, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? त्वचा में। नेक्स्ट है डेस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। ठीक है। इसका डिस्कशन भी पढ़ेंगे कि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री यानी मैट्रिक्स का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। नेक्स्ट है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो ये एपिडर्मिस कहलाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत यानी ऊपरी परत ये एपिडर्मिस कहलाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरीय उपकला यानी सेटिस्फाइड एपिथीलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति जो है 4 प्रकार की होती है। सल्की परत, स्वच्छ परत, कनिकामय परत और प्रारोही और या तो अंकुरत। ठीक है। सल्की परत यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्वच्छ परत यानी स्ट्रेटम ल्यूसिडम और कनिकामय परत यानी स्ट्रेटम ग्रैलसोम और प्ररोही या अंकुरत यानी कि स्ट्रेटम जर्मिनेटियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो होता है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमको मालूम है संयोजी ऊतक रक्त जैसे संयोजी ऊतक है, अस्थि है, उपास्थि भी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है। 143 का ए। देखिए कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अस्थि, उपास्थि तथा रक्त संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग है। नेक्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़े के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डेस संकुचन और विश्राम होता है।
जहाँ पर अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो अधिचर्म कोशिका से ये त्वचा बनती है। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनती है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जल रोधी परत है जो त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित की जाती है। उप त्वचा की कोशिकाएं क्या होता है, दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतरा कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदु तक कोशिकाओं के समान होती है। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियम ये जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को उपकला उत्तक यानी एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला उत्तक से बने होते हैं। घनाकार उपकला उत्तक वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ जाता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, जिसे ग्रंथिल उपकला यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो कौन करता है? क्यूबाइडल है ना, आयत फलकी एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ये एपिथेलियम उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। संयोजी उत्तक में पाई जाती है। जैसे संयोजी उत्तक कौन सा है? हड्डी, रक्त, ये सब संयोजी उत्तक है। हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी उत्तकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी उत्तक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्त्रावन करती है। नेक्स्ट है अवकाशोतक यानी कि एरियोलर टिश्यू है ना, एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। ये त्वचा और मांसपेशियों है ना, त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो होता है एरियोलर टिश्यू एक पूरक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। कौन? ये एरियोलर टिश्यू है। अवकाशोतक उत्तक, ठीक है। अवकाशी उत्तक शरीर में दूसरे संयोजी उत्तक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला उत्तक होता है और दूसरे उत्तकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए है ना। अवकाशी उत्तक जो होता है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक उत्तक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और आज का एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।